आवाज आ रही है? चलो भाई, गुड इवनिंग। हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज सारे कंफर्म कर दो जल्दी जल्दी प्लीज, सो दैट वी कैन स्टार्ट। आवाज आ रही है सही से? जल्दी जल्दी प्लीज सारे धीरे धीरे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चंस अपने भेज दो भाई, प्लीज पहले क्वेश्चंस भेज दो। अगर टाइप कर सकते हो तो टाइप करके ये करो। कैलकुलेटर भी दिया हुआ था, क्या बात कर रहे हो? हैं? कैलकुलेटर दिया हुआ था। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? बाद में पता चला इजी था पेपर। कैसा क्वेश्चन का लेवल कैसा था? कितने अटेम्प्ट किए आप लोगों ने? मोटा मोटी कितने अटेम्प्ट किए? ये क्वेश्चन भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? 45 60 करके आ गए, क्या बात कर रहे हो? मॉडरेट टू इजी 39 46 45। और बाकी लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए? बाकी लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए? जल्दी बोलो भाई, कितने अटेम्प्ट किए, कैसा रहा पेपर? कुछ क्वेश्चन है तो भेज दो, उनको डिस्कस करते हैं। अब लाइव आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं। बोलो बोलो बोलो, कैसा हुआ पेपर? कितने अटेम्प्ट किए? क्या क्या हुआ? कुछ चीजें बताओ। जो लोग बैठे हैं वीडियो को लाइक करते जाओ। थ्योरी ज्यादा था, वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपका समझ रहे हो ना, 105 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं। कैलकुलेटर किसी काम का नहीं था, टाइम कम पड़ गया। अरे उतना होता है सारे बजट। देखो ऐसा है, लास्ट ईयर की भी बात करो तो लास्ट ईयर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने थे, और हाईएस्ट जो टॉपर के मार्क्स अराउंड 288 के आसपास थे। तो इतने ही अटेम्प्ट कर पाते हैं यार। 20 25 को जो 25 30 क्वेश्चन वहां छूटे थे, यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है टॉपर के छूटेंगे। अगर आपने 50 55 60 इस रेंज में भी कर दिए तो काफी है, बहुत सही कर दिया आपने पेपर। ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, अच्छी बात है ना। अरे कॉलेज सीट्स बहुत है इसमें, सीयूईटी में सीट्स बहुत हैं, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टाइम कम पड़ गया था ये आप पूछ रहे हो? वो डिपेंड करता है यार सारे सब्जेक्ट्स पे, कौन सा सब्जेक्ट है, कैसा पेपर का लेवल बनाया गया, उसके हिसाब से उस चीज पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चंस रिपीटेड थे। जेएनयू के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी? देखो जेएनयू जो होता है वो हमेशा, जो आपका सेक्शन ए जो होता था ना, जैसे लास्ट ईयर जो सेक्शन ए के हिसाब से चल रहा था, तो जेएनयू सेक्शन ए को कभी कंसिडर ही नहीं करता। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ जितनी थी उसी के अराउंड मान के चलो कि इस साल भी उतनी ही कट ऑफ जाएगी उसकी। जो पहले 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड वगैरह के होते थे ना, तो जेएनयू उसको पहले भी कभी कंसिडर नहीं करता था। सारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो मेरे को बता दो, और कितने अटेम्प्ट किए, कैसे कैसे क्या क्या किया, कुछ तो बताओ। कोई भेज ही नहीं रहा क्वेश्चन। अरे भेज दो भाई, एक आधा क्वेश्चन तो भेज दो, मैं कुछ तो डिस्कस कर लूं। भेजो 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 जल्दी प्लीज। अगर क्वेश्चंस हैं तो भेजो। आप तो सारे ट्रैवल ही कर रहे हो क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर अबाउट विच एक्सिस? रिवर्सिबल की एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होती है, और
थ्योरी बहुत है इसलिए ज्यादा याद नहीं है। अच्छा कुछ तो याद होगा। टॉपिक वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज याद आएगा। टॉपिक वाइज बता दो क्लासिकल के कौन से क्वेश्चंस थे, मैथमेटिकल के क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन थे, ऐसे करके शायद ज्यादा कुछ याद आए। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, ऐसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पूछा था, याद ही नहीं है क्वेश्चन किसी को। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन था, कौन सा था क्वेश्चन? दो पार्टिकल 0.9 सी से ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव किस वेलोसिटी पे दिखेगा? यार ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे चलो स्टार्ट ही करते हैं। ये क्वेश्चन जैम में भी इस बार आया। देखो यहां से एक पार्टिकल जा रहा है, ये आपका जा रहा है 0.9 सी वेलोसिटी के साथ, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है आपका 0.9 सी से। तो बचा कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो यूएक्स प्राइम जो आपका होता है दैट इज इक्वल टू यूएक्स माइनस वी डिवाइड बाय आपका हो गया 1 माइनस यूएक्स वी डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक को आप ले लो 0.9 सी, ठीक है, माइनस आपका हो गया माइनस 0.9 सी, ठीक है, डिवाइड बाय आपका हो गया 1 प्लस यहाँ पे आपका हो गया 0.9 इंटू आपका हो गया 0.9, बस इतना ही करना आपको। तो ये आपका हो गया 1.8 सी और डिवाइड बाय आपका हो गया 1 प्लस 0.81, ये हो जाएगा ना शायद 1.8 0.81। तो मोटा मोटी ये आपका लगभग 0.99 के आसपास। ये कैलकुलेटर दिया था ना, बस ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो। आगे और बाकी लोग जल्दी जल्दी प्लीज थोड़ा बताओ। सॉलिड सिलेंडर के स्फेरिकल पार्ट का, सॉलिड सिलेंडर के स्फेरिकल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब 0.99 सी आ रखा है। सॉलिड सिलेंडर के स्फीयर पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। डी ब्रॉय वेवलेंथ का क्या क्वेश्चन था? डी ब्रॉय वेवलेंथ का क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन हो गया यार, क्वेश्चन तो भेज दो। चलो कोई नहीं, वेट कर रहे हैं, आप लोग भेजो क्वेश्चन। हाँ जी, सीयूटी का फिजिक्स का पेपर हो लिया। Wavelength of de Broglie wavelength of de Broglie when velocity is equal, comparison between electron, proton, neutron and alpha particle। वेलोसिटी सबकी इक्वल है। चलो वेलोसिटी अगर इक्वल है तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर डी ब्रॉय वेवलेंथ की बात करें तो ये आपका हो गया h अपॉन एम वी। ठीक है, अगर सबकी वेलोसिटी इक्वल है तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? h डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल टाइम्स v। लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन जो आपका हो जाएगा दैट इज h अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन और इनटू v। सबकी वेलोसिटी बराबर है ना। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन जो आपका हो जाएगा दैट इज h ओवर m और यहाँ पे p इंटू v। और यहाँ पे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा दैट इज h अपॉन एम ई इंटू वी। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन यही है तो आपको ये पता होना चाहिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नियरली इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मोटा मोटी उतना ही होता है। मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपका हो गया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 1836, ये आपका होता है। तो इसके हिसाब से फिर आप डी ब्रॉय वेवलेंथ जो इनको कंपेयर कर सकते हो। डी ब्रॉय वेवलेंथ को यहां पे कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, क्या पूछा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एट इट्स एक्सिस, कौन से एक्सिस, किसके अबाउट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर पूछा क्या? ये आपका मोमेंट ऑफ, और ये कहां से पास हो रहा, कौन से सरफेस से पास हो रहा है भाई? ये यहां से मतलब इस वाले सरफेस का लिया हुआ है। देखो सॉलिड सिलेंडर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट इज 1/2 ऑफ mr स्क्वायर होता है। तो अगर ये वाला एक्सिस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करो, मास इंटू रेडियस को ऐड कर दो, आंसर आपका हो जाएगा 3/2 ऑफ mr स्क्वायर, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं।
और कोई क्वेश्चन है क्या? -1 और माइनस आयोटा का ये करना है, ax प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड के, ये आपका आया हुआ है। ax आपका हो गया आई कैप प्लस आपका हो गया ए वाई जे कैप प्लस सॉरी बी वाई जे कैप प्लस आपका हो गया सी जेड के कैप, ये दिया हो गया। इसका डाइवर्जेंस फाइंड करना सीधा ए प्लस बी प्लस सी, और क्या करना है इसमें, डाइवर्जेंस ही करना था क्या? डाइवर्जेंस ऑफ दिस, तो यही है, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन। और कुछ बोलो। अच्छा वो वेक्टर फील्ड दिया हुआ था, ओ सॉरी 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 सॉरी, वेक्टर फील्ड दिया हुआ था क्या? आपका ए दिया हुआ दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस आपका हो गया ए वाई सॉरी बी वाई जे कैप और प्लस आपका हो गया सी जेड के कैप। आपको क्या करना है, किसी स्फीयर के अबाउट इसका ये क्या बोलते हैं इसको, ये डाइवर्जेंस फाइंड करना, यही ना, डाइवर्जेंस फाइंड फाइंड करना ना। ठीक है चलो फिर करो इसको। यहाँ पे क्या हो गया भाई, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए, है ना, मतलब आपको फ्लक्स फाइंड करना ना मेनली, इसमें तो ये हो ना फ्लक्स फाइंड करना होगा शायद ना। तो आपका ए डॉटेड विद डीएस, और चूंकि आपका क्लोज सरफेस है तो आप बहुत आराम से कर सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ ए इनटू आपका यहाँ पे हो गया डीबी। तो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू, क्या क्वेश्चन क्या यही है क्या, ए प्लस बी प्लस सी एंड इफ देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, तो ये आपका हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, बस और क्या करना है, यही है क्वेश्चन। और बाकी लोग हो गया सबका, और बाकी लोग बताओ जल्दी जल्दी प्लीज, क्वेश्चन है तो भेज दो भाई, मैं भी कुछ डिस्कस कर लूं। आगे सर डन एवरीवन। प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या है, दैट इज जूल पर सेकंड, उल्टा बोला क्या मैंने? अरे यार देख रहे हो, आपका क्या ई दैट इज एच नहीं हो ना, तो आपका ये जो गया दैट इज सेकंड, मतलब 1/2 होता है, तो ये तो जूल सेकंड होता, सॉरी जूल सेकंड सॉरी जूल पर सेकंड आ गया। डिमेंशंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपका हो गया वर्क फंक्शन, ओके वर्क फंक्शन आपका हो गया फाई, इसकी यूनिट जो हो जाएगी दैट विल बी जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपका हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल की यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलॉम, ठीक है, या फिर सिंपली आप वोल्ट। अब इसमें जो ऑप्शन था वो आप टिक मार देना। और बताओ, एक्सरे रेडियो ये माइक्रोवेव, इनके ऑर्डर में ऑर्डर को और एनर्जी को बताना था, ये किया था कि नहीं किया था आप लोगों ने? क्या हो गया, एक्सरे रेडियो, और इसने ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा था, -1 और -1 -i, ये था ना, इसका आर्ग्यूमेंट बताना था। तो आर्ग्यूमेंट दैट इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, दैट इज tan इनवर्स आपका हो गया y अपॉन x, मतलब -1/-1, ये ना, ये आपका हो गया दैट इज मतलब 45 डिग्री। लेकिन देखो 45 डिग्री करना नहीं है क्योंकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, राइट, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट ये पड़ेगा। अगर 45 डिग्री एंगल ये लोगे तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ आपका 135 डिग्री। अगर ऑप्शन में ये था तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके सबका 1100, ये क्या है भाई 1100, एक सेकंड, 1100 पॉइंट आपका यहाँ पे 1011। चलो करते हैं इसको, ये क्या हो गया भाई, दिस इज 0, ये आपका हो गया अगेन 0, ये आपका हो गया 1 इंटू 2 की पावर 2 दैट इज 4, ये आपका हो गया 1 इंटू 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, ये आपका हो गया 1 इंटू 2 की पावर -1 दैट इज 0.5, ये तो आपका खत्म हो गया 0.25, ये आपका हो गया 0.125 और ये आपका हो गया 0.0625, ये आपका हो गया ना, इनको ऐड कर दो 12, ये आपका हो गया 12.00004 ले लो ना, और यहाँ पे आपका हो गया 12 ये आपका हो गया 0.5000, उसका 0.1250, उसका 0.0625, यही आ रहा है क्या, 5 7 6 2 8 5 और 1 6, और यहाँ पे हो गया 12, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। देखो कितना आ रहा है, यही किया था क्या आप लोगों ने?
डायमेंशंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या होता है, इन साउंड वेव एम्पलीट्यूड अफेक्ट्स द पिच फ्रीक्वेंसी लाउडनेस, लाउडनेस होगा, एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी बढ़ती है तो लाउडनेस आ जाएगा। पिच तो आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेट होता है, यही था। और सबको ये वाला आंसर नेगेटिव में आया था ना, -1 और माइनस आयोटा का, -135 ही होगा ना, ये 90 और +45 मेरे ख्याल से 135 होगा माइनस में। और सबको बाकी बाकी लोग बताओ यार, जरा थोड़ा थोड़ा बता दो प्लीज। इसका तो इसका एम्पलीट्यूड का तो मैं बता, एम्पलीट्यूड से लाउडनेस बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ती है। और क्वेश्चन क्या थे? फ्री के एसी सर्किट में था क्या, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो देखो, अगर आपका सर्किट में अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस जो आपका हो जाएगा XC दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एल। अगर कैपेसिटी सॉरी एक्सएल, और XC अगर होगा तो 1/ओमेगा, अब ओमेगा सी। अब यहाँ पे था क्या, कैपेसिटेंस था, कैपेसिटर था या इंडक्टर था XC में? डिटर्मिनेंट आ गया था 53। चलो बढ़िया। कैसा वो पेपर हुआ कैसा? बच्चे थोड़े कनेक्ट हो ना तो फिर थोड़ा ढंग से बात भी कर सकें। सारे लोग कनेक्ट तो हो जाओ तो फिर थोड़ा बात कर लें कि पेपर कैसा हुआ, क्या क्या हुआ। आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद 2-4 फॉर्म आएंगे, उन सबको आप डिस्कस करते रहोगे। एक्सेल का पूछा था तो एक्सेल का ठीक है, अगर आपका ओमेगा इंक्रीज होगा, इफ ओमेगा विल इंक्रीज देन आपका एक्सेल जो होगा, इंपीडेंस जो होगा दैट विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, और कुछ? करंट डिक्रीज करेगा फिर। और बाकी लोग, अब वो हर बार ही होता है मैच द ऑर्डर, ये हमेशा ही रहता है, हर बार ही इनका क्वेश्चन रहता है कि मैच करना आपका। बीसीसी, एनएससीएल, एफसीसी, इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे थे, याद था कि नहीं था? देखो यहाँ पे ध्यान से, बीसीसी आपका हो गया, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया दैट इज 8। एफसीसी की बात करें दैट इज 12। और कौन सा था, डायमंड स्ट्रक्चर। डायमंड में कौन सा आइटम की बात करें, डायमंड का, अरे यार डायमंड का ये क्या हो जाएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। एफसीसी का तो मैंने बता दिया, डायमंड और एनएससीएल का हो गया। एनएससीएल का तो आपने कर रखा है, एनएससीएल का तो मैं डायग्राम ही बना दूंगा, यहां से कर लो। डायमंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जरा देखें, कितना बनता है यहाँ पे। डायमंड में जो आपके एटम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, इस जगह 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 पे हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये अगर आप डायगोनल अगर मिलाते हो ये वाले, तो यहाँ पे आपका एक एटम आ जाएगा, सॉरी ये एटम एक हो गया। अगर आप ये वाला डायगोनल मिलाते हो पीछे तो यहाँ पे एक आपका एटम हो गया इस जगह पे। अगर आप इसको मिलाते हो ऐसे करके तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एक एटम, इधर डाल दो ना एक। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नियरेस्ट नेबर एटम्स। तो अगर इसकी बात करो तो इसके नियरेस्ट में आपका कौन कौन से एटम हो जाएंगे, ये वाला, ये वाला। ऑप्शन क्या थे इसमें, डायमंड वाले में ऑप्शन क्या क्या थे, तो काउंट करना मुश्किल होगा, 6 आ रहा है। डायमंड में आ कितना रहा था, बर्नौली थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करना था, 4 आ रहा था।
4 होता है क्या इसका? श्योर हो? ये आपका अगर ये यहाँ पे है, इसके नियर अबाउट में यहाँ पे होगा, 4 ही आ रहा है क्या आंसर? पता नहीं, इसमें मेरे को खुद कंफ्यूजन है, नहीं बता सकते, शायद 4 ही होगा। ठीक ही कह रहे हो। ऑप्शन क्या बच गया? अब आपको ऑर्डर मैच करना था ना, तो बाकी NaCl का निकाल लो, उसका जो ऑप्शन रह गया वही आंसर हो जाएगा, और क्या करना है। ठीक है फिर, तो ऑप्शन कौन कौन से थे? ऑप्शंस कौन कौन से थे? अच्छा, यही एक ऑप्शन बचा होता बस, ठीक है, फिर उसके हिसाब से आंसर कर दिया आपने। NaCl का 6 हो जाएगा, 6 4 8 12 ऐसे ऑप्शन थे ना। ठीक है, बढ़िया। फिर कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, इनका रेजिस्टिविटी का डिसेंडिंग ऑर्डर करना था। ओके, और बाकी सबका हाईली यहाँ पे ये हो गया आपका, सिल्वर हो गया। सिल्वर के बाद मेरे ख्याल से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था रेजिस्टिविटी, मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? टंगस्टन, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, यही ना, मेरे ख्याल से यही होगा ना। टंगस्टन आपका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फिर आपका हो गया कॉपर और सिल्वर। ये तो याद भी नहीं है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या BSc के बच्चों को MSc एंट्रेंस में? पता नहीं यार। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी मेरे ख्याल से टंगस्टन की होगी, तभी उसका फिलामेंट आपका जलता है। उसके बाद प्रोबेबली एल्यूमिनियम, कॉपर अच्छा ही होता है, और ये सिल्वर जो होता है बहुत अच्छा, दैट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हिसाब से ये ठीक है। और बाकी सारे लोगों का बाकी लोग और कोई क्वेश्चन बता दो। नहीं यार, कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई नहीं होती, कॉपर की रेजिस्टिविटी तो अच्छी होती है प्रोबेबली। ये इसको ये करके देखना, मुझे पता नहीं, मुझे लगता नहीं है, ये किताब बुक वगैरह कहीं पर ढूंढना, ऐसे बताना मेरे शायद पता नहीं, ये याद भी नहीं है मेरे को। एक क्वेश्चन था, अगर रिवर्स कार्नेट इंजन और रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल कार्नेट इंजन जो होगा उसी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। गॉस लॉ किस टाइप के सरफेस के लिए एप्लीकेबल है? गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ सरफेस। ऑप्शन क्या था गॉस लॉ में? गॉस लॉ जो दैट इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ सरफेस, बट अगर सिमेट्रिक सरफेस हो वहां पे प्रेफर किया जाता है इसको। ऐसा क्वेश्चन था कोई? अरे कोई क्वेश्चन तो दे दो भाई। टू पार्टिकल्स टू स्टेट थे, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक और बोस आइंस्टाइन। रेगुलर क्लोज सरफेस में कंफ्यूजन था। नहीं, गॉस लॉ ऐसे इस केस में होगा, क्लोज सरफेस ही होगा हमेशा। रेगुलर क्लोज सरफेस नहीं होता, हमेशा क्लोज सरफेस होगा। रेगुलर क्लोज सरफेस का मतलब हो गया जैसे यूनिफॉर्म सरफेसेस जो होते हैं, लेकिन गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। बस गॉस लॉ इजी होता है रेगुलर क्लोज सरफेसेस में। इट इज, देखो, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्लोज सरफेस, ध्यान रखना इसका। लेकिन हाँ, वो इजी होता है फॉर रेगुलर क्लोज सरफेसेस, जैसे आपका स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, इस तरह के सरफेसेस में कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली इजी होता है। ठीक है, हो गया। इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इंक्रीज देन एफिशिएंसी, आपका ईटा जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। तो अगर आप T1 को इंक्रीज करोगे तो आपका T2 माइनस T1 डिक्रीज कर जाएगा, और एफिशिएंसी जो है वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी। बस ये इसका आंसर होगा। और किसी का? और आगे लोग बोलो, कुछ ज्यादा ही जल्दी होगी क्या? एक लाख शाम को क्लास रखेंगे इसके लिए, डिस्कशन के लिए। अच्छा, मैक्सवेल बोल्ट में, अच्छा, दो पार्टिकल और दो ये, चलो वो भी कर लेते। देखो, आपका मैक्सवेल बोल्टमैन हो गया, ठीक है। मैक्सवेल बोल्टजमैन डिस्ट्रीब्यूशन में दो पार्टिकल दो एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो आपका पहले कैसा हो जाएगा? ए बी, फिर आपका हो गया बी ए, फिर यहाँ पे आपका हो गया ए बी, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस केस में आपका हो जाएगा ए बी, बस खत्म काम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया आपका 4 हो गया। फर्मी डिराक की बात कर लो तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, स्पिन मेंशन नहीं है तो यही होगा। अगर बोस आइंस्टाइन की बात कर ले तो बोस आइंस्टाइन में क्या हो जाएगा भाई? दोनों यहाँ पे, दोनों यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये आपका 3 हो गया। अब रेशियो फाइंड कर लो, 4-1-3, 4-3-1 ऐसे रेशियो जाएगा। हो गया? क्या इंक्रीज डन कांस्टेंट? मुझे समझ नहीं आया।
और क्वेश्चन बोलो 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 बोलो, अगर क्वेश्चन हैं तो भेजो भाई। सारे ट्रेवल कर रहे हैं, सुन तो लो मेरी बात भी तो सुन लो थोड़ी सी, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात। फर्स्ट इंक्रीज देन रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी ऑप्शन था क्या? हाँ तो बोलना चाहिए ना, ऐसा भी कोई क्वेश्चन है वो सही है कि अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसके बाद क्या होगा कि ये आपका जो टर्म होगा, अगर आपने T2 को कांस्टेंट रखा हुआ और T1 की वैल्यू अगर बहुत हाई होगी, T1 इज वेरी मच ग्रेटर देन आपका T2, तो इन दैट केस इस रेशियो को ही नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपका एफिशिएंसी जो होगा वो 1 के क्लोज आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा ऑलमोस्ट। हाँ तो ऐसे ऑप्शन बताओगे तब तो। When group's velocity etc depends on medium, then the phenomena is called scattering dispersion. ये क्या था, ग्रुप वेलोसिटी etc डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इसको क्या बोलते हैं, क्या क्वेश्चन था क्या ये पूरा? मुझे भी नहीं पता क्या होता है ये क्वेश्चन, क्या था पूरा बताना। अच्छा जैकोबियन में ऐसा क्वेश्चन था तो वैल्यू क्या थी, 1 ना? जैकोबियन का ऐसा क्वेश्चन था कुछ, क्या कह रहे हो आप लोग, ये दैट इज कि आपका हो गया डेल, यहाँ पे आपका हो गया ए बी सी अपॉन आपका हो गया डेल एक्स वाई जेड, और उसके बाद यहाँ पे हो गया डेल एक्स वाई जेड अपॉन आपका हो गया डेल ए बी सी, ये जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1, ऐसा था क्या कोई ऑप्शन? ये था क्या, दैट इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन था? चलो बढ़िया। और वहां के लोग, अच्छा सुनो, हाँ ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी यार कि आप लोगों का जेएनसीएसआर का ना फॉर्म आ चुका है, ठीक है, जेएनसीएसआर का फॉर्म आ चुका है। अगर आपकी जैम में जो आपकी रैंक है अराउंड अगर 1000 के आसपास भी अगर बन रही है ना, 1000 के अराउंड भी अगर बन रही है तो आप इसका फॉर्म भर देना प्लीज सारे लोग। जेएनसीएसआर बैंगलोर में टॉप इंस्टीट्यूट है, स्कॉलरशिप इसकी बहुत बढ़िया है, स्कॉलरशिप जो है इसकी बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसका फॉर्म भर देना प्लीज सारे लोग। अरे सोलेनोइडल वेक्टर तो एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ, आर टू द पावर 4 और ये है ना, इसका डाइवर्जेंस 0 कर दो, और ये वेक्टर आर था क्या, तो इसको ऐसे लिखना आर टू द पावर n प्लस 1 और ये आर क्या लिखना, फिर इसको 0 करना, ठीक है। तो 0 करने के लिए आपसे पूछा कि n की वैल्यू कुछ होगी ना, तो सिंपली आपका डाइवर्जेंस जो है डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, आर कैप, इसको सिंपली 0 कर दो, देखो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी। एक रूम में रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन है तो रूम का टेम्परेचर, रूम का साइज वगैरह कुछ दिया होता है, तो रूम के टेम्परेचर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जो रूम का लोकल रीजन है, लोकल रीजन में टेम्परेचर गिर सकता है, जो लोकल रीजन होता है जहां पे लोकलाइज्ड है आपका रेफ्रिजरेटर, उसके आसपास का टेम्परेचर थोड़ा सा गिर सकता है, बट ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। -1 आई है इसके लिए, -1 क्यों आएगी? डाइवर्जेंस को कैसे करते हो यार आप, देखो ध्यान से, आपका डाइवर्जेंस क्या होता है स्फेरिकल, इसमें आप कैसे लिखते हो, यहाँ पे डेल अपॉन, सॉरी, यहाँ पे आपका हो गया 1 अपॉन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखते हो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना, आर स्क्वायर साइन थीटा ना, और यहाँ पे क्या डेल अपॉन डेल आर ऑफ, यहाँ पे आपका हो गया क्या हो गया भाई, दैट इज H2H3, मतलब यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू यहाँ पे आपका हो गया आर टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि आपका आर टू द पावर n और आर वेक्टर था, तो इट कैन बी रिटन एज आर टू द पावर 1 और यहाँ पे आपका आर टू द पावर n प्लस 1 और आर कैप, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया ना, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0, करेक्ट। तो साइन थीटा को कैंसिल मारो, यहाँ पे आपका जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल आर ऑफ आर टू द पावर n प्लस 3 एंड इट शुड बी इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका n+3, और यहाँ पे क्या 1 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आर टू द पावर n+2 एंड इट शुड बी इक्वल टू 0, इसको आपको 0 करना है, n+3 दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से n जो आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू -3। अगर क्वेश्चन ये था तो इसका आंसर ये होगा, बस बात खत्म। हो गया क्या, और बोलो और क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन बोल दो, अगर किसी ने भेजा तो, कोई क्वेश्चन भी नहीं भेज रहा मुझे है?
और बाकी लोग बताओ। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। 63 क्वेश्चन बना के आ गए, क्या बात है, शाबाश, शेर हो आप लोग बिल्कुल। 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दैट इज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी लोगों ने कितने कितने अटेम्प्ट किए भाई, कोई बता नहीं रहा। बाकी लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 68। ओ भाई साहब, क्या होने वाला है इस बार? बस बिजी ने पढ़ाई करी, चलो कोई नहीं। 56 अटेम्प्ट किए हैं, क्या बात है। जैम पीवाई क्यू था, ओके। और बाकी लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए? भाई जिस हिसाब से आप लोगों ने अटेम्प्ट बता रहे हो यार, कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी फिर तो। पचहत्तर कर दिए सारे 75, क्या बात है। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी चाहिए थी। पेपर का लेवल कैसा था, टफ था या इजी था? पेपर लेवल कैसा था भाई, टफ था या इजी था, बोलो बोलो। इजी टू मॉडरेट, इजी, ओके। और बाकी लोगों को कैसा लगा? मॉडरेट। और बाकी लोगों को ठीक था? अभी घर पहुंच गए या रास्ते में ही हो? मॉडरेट ही था भाई, जैसे आप लोग बता रहे हो अटेम्प्ट किया, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा इजी था। और क्वेश्चन भी अब तक तो इजी मिले हैं सारे। हाँ, लास्ट ईयर से इजी था ना। रास्ते में हो अभी? डिफिकल्ट देन लास्ट ईयर, कुछ लोग कह रहे हैं इजियर देन लास्ट ईयर है, मेरे को तो इजी लग रहा है। 4:20 पे ट्रेन है, ओके बढ़िया। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, लास्ट ईयर डिफिकल्ट था ना, तो कुछ लोग इजी कह रहे हैं। और बाकी लोग बताओ कैसा पेपर, कुछ क्वेश्चन तो भेज दो, कुछ डिस्कस तो करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने ऊपर दे रखा है, प्लीज जाके वहां से क्वेश्चन भेज दो प्लीज, सबसे पूछ कह रहा हूं। गन्ने का जूस पीते पीते क्वेश्चन कर रहे हो। और क्वेश्चन से याद नहीं आ रहे हैं। इजी था, चलो बढ़िया। बाकी लोग पेपर हुआ कैसा, सेंटर पे कोई दिक्कत कुछ? सेंटर पे कोई परेशानी या कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या? एग्जाम अच्छा गया, पेपर इजी था बट थोड़े ज्यादा मैचिंग वाले क्वेश्चन थे तो थोड़ा लेंदी चला गया, लेंदी जा सकता है इससे। क्यूरी टेम्परेचर पूछा था? सेंटर भी सिर्फ 7 लोग बस? बस 7 लोगों ने सीयूटी का पेपर दिया? ओ भाई, अरे ठीक है, आप लोगों के लिए रास्ते खुल रहे हैं, जेएनयू वगैरह की अच्छी जगह जाओगे फिर पढ़ने के लिए, सस्ते में पढ़ाई होगी, मजे करोगे। इन सब के मैचिंग क्वेश्चन थे भाई। अलॉयड मिरर वगैरह दे क्यों दिया, अलॉयड मिरर वगैरह ऐसा मेंशन नहीं है सिलेबस में आपके। कोई नहीं, आप लोगों ने पढ़ाई होगा वैसे। 4 ही फिजिक्स के थे, 43 क्वेश्चन की। और बाकी लोगों ने
ऐसे मारोगे ठीक है ना, ऐसे चलो, अल्फा बीटा गामा कुछ नहीं करना, टिक 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 चलते बनो ना, ऐसे किया था सादा सारा। 53 की है, नॉट बैड, ठीक है। ये पर क्वेश्चन कितने थे, 4 मार्क्स थे, 5 मार्क्स थे, सॉरी 3 मार्क्स थे। सेवेंटी थ्री अटेम्प्ट किए हैं, क्या बात है, शाबाश। बढ़िया। और बाकी लोगों ने कैलकुलेटर था, चलो अच्छा है। 73 किए हैं, 44 क्वेश्चंस किए हैं भाई साहब। 70 टॉपर के मार्क्स कितने रहेंगे, तो पूरे पूरे 300 रहेंगे क्या? बढ़िया, 300 नंबर फुल मार्क्स। और इस बार बहुत सारे ये ना, मतलब पिछली बार तो आईआईटी में जिनका हो गया, तो उन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था ना, एग्जाम लेट हुआ था काफी। तो जिनका आईआईटी का सीट ऑलमोस्ट कंफर्म था, उन लोगों ने दिया ही नहीं था। इस बार तो जैम की रिजल्ट भी नहीं, जैम का रिजल्ट भी नहीं आया। तो ठीक है, इस बार सारे बच्चों ने एग्जाम दिया। पता नहीं सीयूटी पीजी फीस कितना देते होंगे, मेरे ख्याल से 5-10 हजार, 10 हजार के आसपास देंगे शायद, या इससे भी कम देता। कहीं पे ये सब डेटा है भी नहीं ना। इसमें बात ये कि सेंटर बहुत सारे हैं। +3 था। नॉर्मलाइजेशन किसी चीज का नहीं होता, डायरेक्ट मार्क्स ही होते हैं। नॉर्मलाइजेशन आपको किसी चीज का नहीं मिलेगा। हाँ, जेएनयू में जो होता है, जब एडमिशन होता है तो वहां पे कुछ प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, जैसे लड़की अगर हो, सिंगल चाइल्ड हो, तो उस केस में कुछ प्रेफरेंसेस मिलते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रूरल एरिया से हो, तो उस केस में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, नो डाउट। बाइनरी कन्वर्ट करना, शायद वो क्वेश्चन मैंने अभी किया थोड़ी देर पहले। एंड द क्वेश्चन इज, कहाँ है? ये वाला क्वेश्चन था ना, बाइनरी वाला। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था, कैसा हुआ था? डिटर्मिनेंट 51 आया था, कोई कह रहा 53 आया था। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास, टेलीग्राम पे एक भी नहीं क्वेश्चन आया। फिफ्टी वन आया, ओके कूल। अरे तो उतना वो तो कैलकुलेट करना काफी इजी है, कंपैरेटिवली काफी इजी है, बहुत आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और बाकी लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ लॉज, चलो बढ़िया। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो आ नहीं रहे। बाकी आप लोग सारे लोग अनअकैडमी पे, अगर एग्जाम मान लो कि इनकेस अच्छा नहीं गया, या फिर अगर आप आईआईटी जैम की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो उससे पहले आप ये एक मॉक ये दे देना, ठीक है? अनअकैडमी पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। अगर आपकी रैंक 1 से 5 तक आई है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप, 6 से 10 वालों को 75% स्कॉलरशिप, और 11 से 20 वालों को 65% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 21 से 50 है, तो आपको 60% स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है? बाकी फ्री क्लासेस जो है, यहां से जाके देख सकते हो आराम से, क्यूआर कोड को स्कैन करके। और उसके बाद अभी सारे सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ ऐसे ही मिल रहा है, चेक कर लेना, ये रहे प्राइसेस आपके, ठीक है? बस इतनी सारी चीजें थी। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हो, और तो कुछ नहीं है ना।
ठीक है, क्वेश्चन इजी था यार, इसका पेपर एनालिसिस जो है पूरा करेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन है कुछ जो टफ है या पूछने लायक है, कोई बात नहीं, पेपर इजी था, इतना पता चल गया, ठीक है। अब देखते हैं बाकी बच्चों के रिस्पॉन्स कैसा था, बहुत सारे लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक बार वो पहुंच जाए अपने घर की तरफ, उसके बाद फिर और सारी बातें इसके बाद ही होंगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे, ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।